हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता के शेष पदों की व्याख्या लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले 2 वीडियो में मैंने प्रथम रश्मि की कुछ काव्यात्मक पंक्तियों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी और आज ये प्रथम रश्मि की अंतिम काव्य पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सुमित्रानंद पंत जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। असीम और अज्ञात सत्ता के प्रति एक अपनी निकटता महसूस करना और प्रकृति की गोद में बैठकर उसके प्रति अपनापन प्रकट करना, मानवीकरण शैली में कविताएं रचना, ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं के आधार पर सुमित्रानंद पंत जी को छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। तो उनकी ये कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत है। देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीर्ण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती कासा दाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नव जीवन, शिखा जगने अपना ना। प्रथम रश्मि का आनारंगणी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द हैं, उनको जरा देख लें। निराकार का अर्थ है आकार रहित, जिसका कोई आकार न हो। ज्योतिपुंज प्रकाश का समूह है, प्रकाश का पुंज। द्रुम दल पेड़ों के पत्ते। समीरण हवा। सुवर्ण स्वर्णिम। सुरभि सुगंध। मधुबाल छोटे भंवरे। स्पंदन हिलना डुलना, चैतन्य होना आदि। प्रसंग इन पंक्तियों का पहले वाले पंक्तियों की तरह बनेगा। फिर भी आप एक बार जरा देख लें कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रातःकालीन प्रथम किरणों के आगमन से संसार भर में जड़ से जो चेतनता व्याप्त होती है उसके परिवर्तन का चित्रण किया है और उसे जगत में गतिशीलता का उपदेश देने वाली बताया कि सूर्य की पहली किरण जो है वो सारे संसार को गतिशील बना देती है, इसका प्रेरक बताया है। और इसी की प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं, रात्रि में जो घना निराकार अंधकार चारों ओर छाया हुआ था, वह सुबह होते ही विशाल प्रकाश पुंज में प्रकट हो गया है, यानी उसने अपना आकार ले लिया है। रात्रि में उसका कोई आकार नहीं था, अंधेरा था, परंतु सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो एक के साथ अनेक किरणें जब धरती पर आती हैं तो मानो उसने अपना आकार ग्रहण कर लिया हो। प्रथम रश्मि के पड़ते ही संसार के सारे पदार्थ यानी सारी प्रकृति अनेक प्रकार के रूप धारण करके
अपने अपने स्वरूप को प्रकट करके आलोकित होने लगी है, प्रकाशित होने लगी है। इससे सारी प्राकृतिक छटा एकदम बदल गई है। यानी रात में धरती का सौंदर्य किसी को दिखाई नहीं देता था, अप्रत्यक्ष था, निराकार था। और जैसे सूर्य की पहली किरण धरती पर गिरती है, धीरे धीरे पृथ्वी का सौंदर्य सबको दिखाई देने लगता है, साकार हो जाता है, चारों ओर चहल पहल हो जाती है। प्रातःकाल सूर्य की किरणें पड़ते ही पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं। रात्रि में जो हवा सो रही थी वह भी प्रातः होते ही अधीरता से बहने लगती है। सूर्य की किरणों से सभी पुष्प खिलने लगे, उनके चेहरों पर भी मधुर मुस्कान झलकने लगी है तथा पत्तों एवं घास के छोटे तिनकों पर पड़े हुए ओस के कण मोतियों के दाने की तरह हिलते हुए चमकते हुए दिखाई देने लगे हैं। आगे कवि प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहीं कहता है कि उषा की लालिमा बिखरते ही सभी प्राणियों की आंखें खुल गई हैं, सारी प्रकृति जाग गई और सभी जगह स्वर्णिम आभा फैल गई है। क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं सुबह सुबह वो सोने के समान चमकीली होती हैं। ऐसा लगता कि मानो सोने के तार झंझना रहे हों। फूल खिलने लगे और उनमें उनकी जो सुगंध है वो फैलने लगी है, जिसके कारण उस सुगंध के लोभी भंवरे इधर उधर मंडराने लगे हैं। इस तरह संसार ने प्रातःकाल की प्रथम रश्मि से ही हिलना डुलना, आलस्य त्याग कर चेतन बनना और नया जीवन अपनाना सीख लिया है। आगे कवि कहते हैं अंतिम पंक्तियों में, हे स्वर्णिम आभा वाली किरण, तुमने कैसे पहचाना कि अब प्रातःकाल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है? हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम तो इतनी सुंदर स्वर्णिम गाना गाती हो, उसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है? इस पद में कुछ विशेष बातें जो हैं वो जरा गौर करें। अंधकार को निराकार और प्रकाश पुंज को साकार बताया गया है, क्योंकि अंधकार में वस्तु का आकार प्रकार दिखाई नहीं देता है और उजाला होने के बाद धरती का संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण हलचल दिखाई देने लगती है। इसलिए प्रकाश पुंज को साकार का रूप बताया। दूसरी बात इसमें यह है कि प्रातःकालीन प्रकृति पर मानव व्यापारों का आरोप किया गया है। छायावादी शैली का अप्रस्तुत विधान, ध्वन्यात्मकता एवं लाक्षणिकता विशेष रूप से द्रष्टव्य है। उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक और समासोक्ति जैसे अलंकार का बहुत सुंदर तरीके से कवि ने प्रयोग किया है। संपूर्ण छंद में मानवीकरण शैली है, भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इस तरह से कवि ने प्रथम रश्मि कविता में सुबह के समय प्राकृतिक आभा का और पहली किरण के पड़ने से धरती पर के सौंदर्य में क्या परिवर्तन होता है, इसका वर्णन इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया है, जो कि विशेष रूप से प्रशंसनीय है। ये इस तरह की रचनाएं कवि को छायावादी कवि की श्रेणी में रखती हैं। और अब मैं उनकी जो अगली कविता है आपके पाठ्यक्रम में, द्रुत झरो द्रुम, जिसका शीर्षक है द्रुत झरो यानी जल्दी झड़ो, कविता की कुछ पंक्तियां मैं ले रहा हूँ। क्या कह रहे हैं इस कविता में, पहले कविता की पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वितराग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जगनीड शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर अनंत में हो विलीन। द्रुत झरो, कुछ कठिन शब्द देख लें ताकि आपको ये समझने में बड़ी आसानी हो जाए। द्रुत का अर्थ है शीघ्र,
जीर्ण का अर्थ है पुराना, स्रस्त का मतलब स्रस्त, ध्वस्त, कमजोर और टूटे फूटे। शुष्क, शीर्ण, सूखी और गिरे हुए। मधु का अर्थ है बसंत। वितराग का अर्थ है उदासीन। पुराचीन का अर्थ है प्राचीन। च्युत का अर्थ है गिरे हुए। विलीन का अर्थ है लुप्त होना, गायब होना, खत्म होना। प्रसंग इसका इस प्रकार बनेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई हैं, जिसका शीर्षक है द्रुत झरो। कवि ने इसमें नवयुग का आह्वान किया है, नए युग का आह्वान किया है और पुरानी जीर्ण परंपराओं को समाप्त कर डालने की प्रेरणा दी है। और ये प्रेरणा देते हुए कवि क्या कहते हैं, देखिए। हे नष्ट प्राय सूखे पत्ते, तुम शीघ्र झड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे झड़ने का अब वक्त आ गया है। अब तुम्हारा पेड़ के ऊपर अधिक समय तक ठहरना और रहना उचित प्रतीत नहीं होता है। तुम सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो। बसंत ऋतु की हवा का स्पर्श पाके तुम थर थर कांपने लगते हो। तुम बीते हुए युग के उदासीन, अचेतन और निष्प्राण हो, अर्थात तुम्हारे अंदर अब कोई सौंदर्य नहीं रहा, तुम्हारे अंदर अब वो चेतनता न रही, तुम्हारे अंदर वो साहस और हिम्मत नहीं रहा कि कुछ नया कर सको। अब तुम संसार के लिए व्यर्थ हो। इस प्रकार कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार पुराने पत्तों के झड़ जाने पर नई कौंपलें फूटती हैं, उसी प्रकार पुरातन युग के समाप्त होने पर नया युग आता है। इसलिए पुरातन युग की व्यर्थ परंपराओं के प्रतीक जर्जर पत्तों को झड़ जाने के लिए कहता है। यानी यहाँ जो जर्जर पत्ते हैं, पीले पड़ गए जो पत्ते हैं, वो पुरानी परंपराओं के प्रतीक हैं। जिन परंपराओं का आज कोई महत्व नहीं रहा, जिन परंपराओं की आज हमारे जीवन के विकास में कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी परंपराओं को, ऐसी मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे। जब तक पेड़ से पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तब तक नए पत्तों को विकसित होने का मौका नहीं मिलेगा। यही कवि यहाँ कहना चाहते हैं। कवि पुरातन युग को मृत पक्षी के समान बतलाया है। कवि कहता है कि निष्प्राण पुरातन परंपरा उस पक्षी के समान है जो मर गया, परंतु किंतु जिसने अपना घोंसला नहीं छोड़ा। मृत पक्षी के जिस प्रकार पंख टूटकर हवा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार कवि मृत परंपराओं को भी समाप्त कर देना चाहता है। कवि उन परंपराओं को उसी प्रकार विलीन कर देना चाहता है जिस प्रकार पक्षी की मृत्यु के पश्चात उसके पंख अस्त व्यस्त हो जाते हैं और वे उड़कर हवा में लुप्त हो जाते हैं। यही कहना चाहते हैं कि मरे पक्षी की तरह पुरानी परंपराओं को शीघ्र ही त्याग देने में समाज का और संसार का भला निहित है। इसलिए ऐसी परंपराओं को ज़्यादा समय तक चिपकाए रखना नहीं चाहिए। विशेष रूप से इस कविता में कवि ने की जो कविता है, ये प्रगतिवादी स्वर की कविता है। प्राचीन युग के विरुद्ध विद्रोह की भावना कवि ने व्यक्त की है। कवि ने प्रभाव अभिव्यक्ति के लिए जीर्ण पत्तों और मृत पक्षी के प्रतीक का सहारा लिया है। अमूर्त का मूर्त चित्रण, रूपक और अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। और इन पदों की इन पंक्तियों में पद योजना का जो भावानुरूप है बहुत ही सुंदर और सशक्त है। देखिए आगे अगली काव्य पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि। कंकाल जग में फैले, कृपया ध्यान से सुने, दोबारा सुने। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग की पिक मत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की
प्याली। देखिए जरा कठिन शब्द देख लें। कंकाल का अर्थ है हड्डियों का ढांचा, रुधिर का अर्थ है रक्त, मांसल का मतलब स्वस्थ, मंजरित का मंजरी से युक्त यानी पुष्पराग आए हो, जिसमें फूल आए हो, फल लगने की तैयारी हो। पीक का अर्थ है कोयल और मदिरा का अर्थ है शराब। प्रसंग पहले वाला ही है। इसमें पुरानी परंपराओं को सूखे पत्तों की भांति और मृत पक्षी की भांति त्याग देने की बात कही है, और इस पुरानी परंपरा को त्यागने के बाद ही नए युग का सूत्रपात हो सकता है। इसी प्रसंग में कवि कहते हैं, पतझड़ के पश्चात नवीन बसंत के आगमन की भांति ही नवीन युग के आगमन की आकांक्षा से कवि कहता है, पुरातन युग का यह संसार हड्डियों के ढांचे के समान है। यानी पुराना जो युग है वो हड्डियों के सूखे ढांचे के समान है, जिसमें नए रक्त के संचार से नया जीवन आ सकता है। कवि आगे कहते हैं, नवीन रक्त का संचार उसी प्रकार होगा जैसे वृक्षों से सूखे पत्तों के झड़ने के पश्चात नई कोंपलों की लाली भर जाती है। उसके पश्चात वृक्षों की हरियाली शुष्क हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मांसल और सुंदर हो जाती है। मतलब जैसे ही पेड़ के पुराने पत्ते गिरते हैं और उसमें नई कोंपलें आती हैं तो पेड़ हरा भरा हो जाता है। उसी को कवि ने कहा है कि वो नवीन मांसल हो जाता है, सुंदर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार पुराने परंपराएं, पुराना युग जैसे ही समाप्त होगा, नए युग का आगमन होगा, तो उसमें सारे संसार में नई चीज़ें आएंगी, नया सौंदर्य प्रकट होगा, नवीन ऊर्जा का संचार दिखाई देगा। इसी प्रसंग में कवि आगे कहते हैं कि कवि नवीन युग के आगमन की सोचकर कल्पना करता है कि नव बसंत रूपी नवयुग के आगमन के पश्चात चारों ओर आम्र मंजरी रूपी यौवन का सौंदर्य का प्रादुर्भाव होगा, और उससे जागृत होकर संसार रूपी कोयल मतवाली बनकर अपना प्रणय गीत मधुर स्वर में गाएगी। उसके उन मस्ती के गीतों में नवयुग की शाश्वतता और समरसता का संसार होगा। यानी वो संसार बहुत सुंदर होगा, उसमें नवीनता होगी, उसमें चेतना होगी, उसमें जागृति होगी। ऐसे संसार की सभी को आवश्यकता है। इसलिए हमें पुरानी परंपराओं के मोह को छोड़ देना चाहिए, और जो आज के समय के हिसाब से जो चीज़ें हमारे लिए उचित हैं, जो परंपराएं, जो मान्यताएं, जो विश्वास हमारे लिए विकास में सहायक हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और पुरानी परंपरा को त्याग देने में ही हमारी भलाई है। इसी के साथ में ये कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता के यानी पंक्तियों की कुछ विशेष बातें हैं, वो जरा गौर से सुन लें। इस कविता में भाव तत्व की अपेक्षा विचार तत्व प्रबल रूप में व्यक्त हुआ है। बसंत नवयुग का प्रतीक है, और सुख कोयल सुख और सौंदर्य का प्रतीक है। दूसरी बात इसमें जो आई है, कंकाल जाल जग में, कंकाल जाल पर जग का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अनुप्रास यमक अलंकार भी इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है, और छंद की गयता जो है बहुत ही उचित है। संपूर्ण कविता जो है छायावादी शैली में नहीं, प्रयोगवादी शैली में लिखी गई है। यहाँ इस कविता में छायावाद के स्थान पर प्रयोगवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। भाषा शैली वही खड़ी बोली तत्समय युक्त हिंदी भाषा शैली का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में सुमित्रेंद्र पंत की अगली कविता लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।